नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस केंचिया में एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास कक्षा 12 का अध्याय 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। तो ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ये पूर्णतया पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा और आपको इसकी PDF है वो मिल जाएगी। PDF के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसकी PDF हाईलाइट और कलरफुल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। ये कक्षा 12 के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाएं IAS, RAS, रीट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, कांस्टेबल सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, जिसमें सामाजिक आंदोलन हुए भारत के अंदर और पुनर्जागरण के उद्देश्य, सामाजिक आंदोलन के कारण और प्रमुख समाज सुधारक जिन्होंने हमारे जो भारत देश है उसमें जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां थी उन कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, इन सब के बारे में हम आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते चलना। सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश साम्राज्य एवं औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई, इसलिए सामाजिक आंदोलन हुए। यानी ब्रिटिश शासन प्रणाली ने ब्रिटिश शासन प्रणाली आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। तो उसमें अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, यानी ब्रिटिश शासन प्रणाली थी। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। भारतीय समाज को प्रभावित किया। अब भारतीय समाज को प्रभावित किया तो ब्रिटिश साम्राज्य व औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करेगी। ब्रिटिश साम्राज्य व औपनिवेशिक संस्कृति के विरुद्ध भारतीय जनता ने या भारतीय जनता की प्रतिक्रिया हुई। सामाजिक आंदोलन क्यों हुए? ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। हमारा जो भारतीय समाज था उसको उनके जो नियम कानून संस्कृति थी उन्होंने हमारे समाज को प्रभावित किया। ब्रिटिश साम्राज्य व औपनिवेशिक
संस्कृति के विरुद्ध भारतीय जनता की प्रतिक्रिया ही सामाजिक आंदोलन कहलाती है। सामाजिक आंदोलन किससे शुरू हुआ? पुनर्जागरण से। तो पुनर्जागरण क्या है? देखो, पुनर्जागरण क्या है, इसके उद्देश्य क्या थे? तो विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन प्रारंभ हुए जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। तो लिखो इसमें 19वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसे पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण कहा गया। पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। अब है पुनर्जागरण के उद्देश्य क्या थे? तो पुनर्जागरण के उद्देश्य थे सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कालांतर में जो रूढ़ियां आई थी उनको समाप्त करना और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बताना, ये उद्देश्य था पुनर्जागरण का उद्देश्य। सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में जो रूढ़ियां हैं, रूढ़ियां या अंधविश्वास समाप्त करना इसका उद्देश्य था, समाप्त करना। तो 1 नंबर उद्देश्य क्या है पुनर्जागरण का? सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ियां या अंधविश्वास को समाप्त करना। दूसरा है भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करना। यानी पुनर्जागरण का उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, उनको समाप्त करना पुनर्जागरण का उद्देश्य था। भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करना, यानी हमारा जो अतीत रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है, अच्छा रहा है, इन सब के बारे में जनता को जागृत करना, जनता को बताना, ये पुनर्जागरण का उद्देश्य था। नाम से ही आपको पता चल रहा है पुनर्जागरण यानी पुण्य जागृति लाना, फिर से समाज के अंदर जागृति लाना। तो पुनर्जागरण के बारे में हिगल ने भी कहा है कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। हिगल ने देखो क्या कहा है, यहां लिख देता हूं मैं, पुनर्जागरण के बिना कोई भी
धार्मिक सुधार संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये कथन किसने कहा है? हिगल ने। किसके द्वारा कहा गया? ये हिगल के द्वारा कहा गया। फिर है सामाजिक आंदोलन के कारण। सामाजिक आंदोलन के कारण देखो, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दीजिए। सामाजिक आंदोलन के हमने पढ़ा है सामाजिक आंदोलन, पुनर्जागरण के उद्देश्य, और फिर है सामाजिक आंदोलन के कारण। सामाजिक आंदोलन क्यों हुआ, सामाजिक आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। सामाजिक आंदोलन के कारण, साथ साथ लिखते जाना आप। सामाजिक आंदोलन के कारण तो नंबर 1 है ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। सबसे बड़ा कारण देखो सामाजिक आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नंबर 1 ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर हिंदुओं को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनका राज्य था, ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। फिर दूसरा कारण है यूरोपीय विद्वान जैसे विलियम जेम्स, मैक्स मुलर, ये यूरोपीय विद्वान थे जिन्होंने ग्रंथों की रचना की और साहित्य की रचना की, और उन ग्रंथों में इन्होंने भारतीय जो सभ्यता थी, भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी, उसको विश्व की सबसे महान सभ्यता बताया। किन लोगों ने? विलियम जेम्स और मैक्स मुलर ने प्राचीन भारतीय सभ्यता को विश्व की महान सभ्यता बताया। तो यह भी उदय का कारण था। भारतीयों के समझ में आ गया भी यूरोपीय विद्वान वो भी हमारे हिंदू धर्म को कितना देखो अच्छा बता रहे हैं, हमारे विश्व में प्रथम नंबर पर बता रहे हैं, विश्व की महान सभ्यता बताया जा रहा है, हमारी जो प्राचीन भारत की सभ्यता है। तो क्यों न हमें सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन करने चाहिए। फिर है समाचार, जो पत्र पत्रिकाएं थी उन्होंने भी सामाजिक आंदोलन में योगदान दिया। समाचार पत्र पत्रिकाएं का योगदान।
क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को समाचार पत्रों में लिखा और वो भारतीय जनता ने उसको पढ़ा। पढ़ करके भारतीय जनता के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने ब्रिटिश जो शासन प्रणाली थी उनका विरोध किया। इस प्रकार समाचार पत्र है, इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। फिर है भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाना। भारतीय लोग हैं वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे थे। उनकी जो संस्कृति है, पहनावा है, रहन सहन है, उनकी ओर जा रहे थे। उनसे बचाने के लिए, यानी भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन करना पड़ा। भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन करना पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय होने के कारण भी सामाजिक आंदोलन हुआ। अब अंग्रेजी पढ़ने से देखो कैसे उनमें जागृति आई। जब अंग्रेजी पढ़ेंगे, जब भारतीयों ने क्या किया, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर स्कूल खोले, स्कूल खोलने पर भारतीय लोग शिक्षित हो गए, उनको अंग्रेजी में पढ़ना लिखना आने लग गया, तो उन्होंने जो विश्व के अंदर स्वतंत्रता संबंधी जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों को, यूरोप के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों को भारतीयों ने समझा, पढ़ा और उन्होंने भी सोचा हमें भी आंदोलन करना चाहिए। हम भी इस औपनिवेशिक सरकार से या ब्रिटिश सरकार से परेशान हो चुके हैं, हमें इनके विरुद्ध सामाजिक धार्मिक आंदोलन करना चाहिए। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का उदय, इनके कारण भी सामाजिक आंदोलन हुआ। तो एक बार फिर से देख लो, सामाजिक आंदोलन के कारण ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर हिंदुओं को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया। यूरोपीय विद्वान विलियम जेम्स और मैक्स मुलर ने प्राचीन भारतीय सभ्यता को विश्व की महान सभ्यता बताया। फिर है समाचार पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान। भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने के लिए सामाजिक आंदोलन करना पड़ा और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग ने भी यूरोप के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के लिए, उनको पढ़ा, उनको समझा और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। तो ये थे सामाजिक आंदोलन के कारण। अब इस सामाजिक सुधार आंदोलन में कौन कौन से समाज सुधारक थे, तो इसकी जो शुरुआत करने वाले हैं वो है राजा राम मोहन राय। तो हम राजा राम मोहन राय के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में फिर हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी समाज सुधारक थे। तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इनका
जन्म कब कहाँ हुआ, इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक क्यों कहा जाता है, तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो इनका जन्म, राजा राम मोहन राय जी का जन्म बंगाल में, बंगाल के राधानगर, बंगाल के राधानगर के अंदर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म। फिर है जन्म कब हुआ, 22 मई, जन्म कब हुआ 22 मई 1772, 22 मई 1772 ईस्वी में। भारत में इनको नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पहला नेता कहा जाता है। तो देखो क्या क्या इनको उपाधियां दी गई है। इनकी उपाधि, भारतीय नव जागरण, भारतीय नव जागरण का पिता, भारतीय नव जागरण का इनको पिता कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक इनको कहा जाता है, आधुनिक भारत का पहला नेता, आधुनिक भारत का पहला नेता। तो ये इनकी उपाधियां थी। फिर इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू। देखो अंग्रेजी इनको आती थी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, हिब्रू, इतनी भाषाओं का इनको ज्ञान था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस फारसी भाषा में लिखी इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुहिदीन, तोहफत उल मुहिदीन, यानी हम कह सकते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा के अंदर है, यहां लिख लो आप, फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। और कब लिखी गई? 1809 में लिखी गई, तोहफत उल मुहिदीन। फिर है पत्रिका इनकी, तो एक इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाला, समाद कौमुदी बांग्ला भाषा में निकाला, बंगदूत हिंदी भाषा में निकाला। ये पत्रिकाएं इन्होंने निकाली, इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो देखो कौन कौन से हैं। मिरातुल अखबार पत्रिका, मिरात उल अखबार, मिरातुल अखबार, यह भी फारसी भाषा में निकलता था। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और एक इन्होंने निकाला समाद कौमुदी, यहां लिख देता हूं, देखो समाद कौमुदी,
ये इनकी दूसरी पत्रिका थी। समाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में थी, बांग्ला भाषा में। और फिर है बंगदूत, तीसरी जो पत्रिका थी वो थी बंगदूत जो हिंदी भाषा में थी। बंगदूत किस में थी? हिंदी भाषा में। तो इनको समझो एक बार देखो। राजा राम मोहन राय जिनका जन्म बंगाल के राधानगर कस्बे में हुआ और ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 22 मई 1772 ईस्वी। उपाधि भारतीय नव जागरण का इनको पिता कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पहला नेता कहा जाता है। फिर है इनकी पुस्तकें प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तोहफत उल मुहिदीन जिसको कहते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार, ये फारसी भाषा में 1809 में लिखी गई। फिर है पत्रिका मिरातुल अखबार, मिरात उल अखबार। दूसरी है समाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में लिखी गई है, बंगदूत जो हिंदी भाषा में लिखी गई है। और इन इतनी पत्रिका लिखने के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसकी। फिर इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना की, तो उनका क्रम से पूछ लेते हैं कि पहले कौन सी स्थापित हुई फिर कौन सी हुई। तो इन्होंने सबसे पहले 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1814 ईस्वी में कहां पर? कलकत्ता में आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसका अर्थ है मित्रों का समाज। 1817 में कहां पर है? कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला। ये राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के पक्षकार थे। ये चाहते थे भी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय है वो अंग्रेजी सीखे। अंग्रेजी स्कूल की इन्होंने स्थापना की कब? 1817 में। फिर 1825 के अंदर वेदांत कॉलेज अंग्रेजी स्कूल। फिर 1825 ईस्वी में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। फिर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को इन्होंने कहां पर? कलकत्ता में ब्रह्म सभा। देखो पहले किसका गठन हुआ था? ब्रह्म सभा का गठन हुआ था। और ब्रह्म सभा के गठन के बाद कुछ समय बाद यही जो ब्रह्म सभा है वो ब्रह्म समाज में बदल जाती है। ब्रह्म समाज के अंदर बदल जाती है। इसके बाद में ब्रह्म समाज वो 2 गुटों में बंट जाता है। ये जो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज है ये 2 गुट बन जाते हैं इसके। एक तो बन जाता है आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा है भारत ब्रह्म समाज। इसके प्रवर्तक देवेंद्रनाथ टैगोर थे।
रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर इसके प्रवर्तक थे। और भारत ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक थे वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो फिर से देखो एक बार, 1814 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा, जिसे कहते हैं मित्रों का समाज। फिर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की इन्होंने स्थापना की। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म सभा, और बाद में वो ब्रह्म समाज में बदल जाती है। ब्रह्म समाज कालांतर में दो गुट बन जाते हैं, आदि ब्रह्म समाज और भारत ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक है वो देवेंद्रनाथ टैगोर और भारत ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लेते हैं भी, तो ये आपको क्रम इनके याद रखना है। पहले आत्मीय सभा, फिर अंग्रेजी स्कूल, फिर वेदांत कॉलेज, फिर ब्रह्म सभा। अब हम अब देखो, राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था उसने क्या क्या कार्य किए। ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। ब्रह्म समाज स्थापना कब हुई? 30 अगस्त 1828 को कहाँ हुई? कलकत्ता में। अब इस समाज ने क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए, इनके बारे में हम देखेंगे। ब्रह्म समाज के उल्लेखनीय कार्य, ब्रह्म समाज के उल्लेखनीय कार्य या राजा राम मोहन राय के उल्लेखनीय कार्य, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे? तो सबसे पहले सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में इन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां थी, जैसे जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का इन्होंने विरोध किया। किनका? जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। इन प्रथाओं का राजा राम मोहन राय ने या इनके ब्रह्म समाज ने विरोध किया। और इनके प्रयासों से दूसरा इसमें लिखो क्या कार्य किया। सामाजिक सुधार के अंदर दूसरा लिखो, इसमें इनके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1829 में सती प्रथा पर रोक, क्योंकि इसका ये संक्रमण पहले ही झेल चुके थे। इनकी जो भाभी जी थी वो इनके भाई की मृत्यु होने के बाद में
उनको सती होना पड़ा और उसका जो दृश्य है इन्होंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। तो सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई, उसके बाद में बम्बई व मद्रास में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। तो 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया या इस पर कानून बना दिए गए। और इसमें एक आपको धारा याद रखना है, कौन सी धारा बनाई गई, धारा 17 के तहत इसको समाप्त, सती प्रथा 6 से देखो 6 से 17 धारा, काफ़ी धाराएं आएगी, तो 6 से 17 धारा से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सबसे पहले बंगाल में समाप्त किया, फिर 1830 ईस्वी को मद्रास व बंबई में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। मद्रास व बंबई में सती प्रथा को 1830 में समाप्त किया गया। फिर है धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार के बाद में धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार के अंतर्गत एकेश्वरवाद उपदेश दिया। एकेश्वरवाद का इन्होंने धार्मिक सुधार के अंदर एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों, ईसाई धर्म में व्यापक बुराइयों की भी इन्होंने आलोचना की। तो ये थे सामाजिक सुधार, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का इन्होंने विरोध किया। इनके प्रयासों से भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपको याद रखना है। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और कौन सी धारा के तहत, धारा 17 के तहत सबसे पहले बंगाल में, फिर 1830 में मद्रास व बंबई में भी इसको समाप्त कर दिया गया। फिर है धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में एकेश्वरवाद का, एक ही ईश्वर है, ये इन्होंने उपदेश दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया और ईसाई धर्म में व्यापक, ईसाई धर्म में जो बुराइयां थी उन बुराइयों की इन्होंने आलोचना की। फिर है राजनीतिक विचार। फिर है राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार राजनीतिक सुधार में इन्होंने जन आंदोलन का प्रारंभ किया। जन आंदोलन का प्रारंभ किया और राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा था। अकबर द्वितीय ने, जो उसमें मुगल बादशाह थे, उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। वहां पर 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने ये
पहले भारतीय थे, फिर लिखो इसमें, ये पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श की, भारतीय मामलों पर परामर्श की। तो ये पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर इनसे विचार विमर्श किया। फिर है आर्थिक विचार या आर्थिक सुधार, इनके आर्थिक सुधार या विचार। आर्थिक सुधार में इन्होंने जो धन संबंधी विषमता थी, जैसे अंग्रेज, एक ही पद पर दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, एक अंग्रेज है और एक भारतीय है, तो उसमें भारतीय को कम वेतन देते थे और अंग्रेज को ज़्यादा वेतन मिलता था, जबकि कार्य दोनों के एक ही होते थे। इसका इन्होंने विरोध किया। आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने, आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का इन्होंने प्रयास किया, मुक्ति का प्रयास। और किसानों को, जो जमींदार लोग थे वो किसानों का शोषण कर रहे थे, तो उसमें भी उनको बचाने का इन्होंने प्रयास किया। तो ये थे राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। तो इसको देखो एक बार फिर से। राजनीतिक सुधार, जन आंदोलन का प्रारंभ किया, जनता में जागृति पैदा की। अकबर द्वितीय ने, जो उसमें मुगल बादशाह थे, राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन वृद्धि के लिए इंग्लैंड भेजा। वहीं पर 1833 में इनकी ब्रिस्टल शहर में इंग्लैंड में मृत्यु हो जाती है। और ये पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श, सलाह मशवरा की। फिर है आर्थिक सुधार। इन्होंने आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया और जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए जा रहे शोषण का भी इन्होंने विरोध किया। फिर है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज प्रतियोगी परीक्षा में भी ये पूछा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग इनके संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? बंबई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो भी महाराष्ट्र में था। और अन्य जो समाज सुधारक जिन्होंने इनका सहयोग किया वो थे आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे। आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे, यानी ये दो अन्य समाज सुधारक भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। तो एक बार फिर देखो, प्रार्थना समाज संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। कहाँ पर हुई? बंबई, महाराष्ट्र के अंदर। और अन्य जो समाज सुधारक जो प्रार्थना समाज से जुड़े थे, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे। फिर है इनके कार्य। तो जो कार्य ब्रह्म समाज ने बंगाल में किए वही कार्य प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के अंदर किए। और कारण वही, इन
आंदोलन या समाज सुधार का जो कारण था, अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, इनके विरुद्ध जनता को जागृत करना और उनका ब्रिटिश प्रशासन का विरोध करना ही इनका उद्देश्य था। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।